नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और मैं कई सालों से बच्चों को करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ। आज जो चीज़ आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए पूरी दुनिया अभी प्रॉब्लम में पड़ी हुई है। वो इश्यू बेसिकली कोरोना है, जिसका नया नाम रखा गया है कोविड-19। अब इस इश्यू ने पूरे दुनिया को एक तरह से आप बोल सकते हैं लॉकडाउन की स्थिति में ला दिया है। ये इशू इतना इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगा इस इशू के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने कोरोना से रिलेटेड हर जानकारी दी रखी है। इसको मैं अलग अलग पार्ट में डिस्कस करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये कोरोना के अलग अलग एस्पेक्ट हैं। कोरोना जो चालू हुई ये बीमारी, ये चाइना के वुहान से चालू हुई और इसने करीब करीब दुनिया के हर देश को अपने चपेट में ले रखा है। ये बीमारी इतनी भयानक हो चुकी है कि इसने हमारे पूरी दुनिया को एक तरह से बंद करके रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं इस इशू को, जिसका नाम है कोरोना वायरस, या इसको नोवेल कोरोना वायरस भी बोलते हैं। तो इस इश्यू में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अलग अलग पहलुओं को। जैसे एक हो गया अर्थनीति, जैसे कोरोना वायरस से दुनिया में और हमारे भारत में अर्थनीति कैसे प्रभावित हुई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ लॉज एंड एक्ट्स, जैसे कुछ नियमों के बारे में जो अभी फ़िलहाल न्यूज़ में थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट या प्रशासन ने इस कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या काम कर रखे हैं। उसके बाद इसका एक और पहलू है जिसको हम लोग बोलते हैं इसका बायोलॉजी वाला एस्पेक्ट, जिसमें कोरोना से संबंधित कुछ जानकारियाँ, कोरोना क्या है और कोरोना में जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड, मतलब किस तरह की मेडिसिन्स इसमें विकसित हो रही हैं, या तो कोरोना में क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें पहले पेज में दे रखी हैं। इसी का एक और भाग आप देखिए, इस पेज में आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे है कि इसका एक और पहलू जो है वो ये है टेक्नोलॉजी। तो कोरोना जब न्यूज़ में आया उसके बाद किस किस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित हुई, उसके बाद इसका एक ऐतिहासिक एंगल भी बनता है जिसको हम लोग हिस्टोरिकल एंगल बोल रहे हैं। इसका इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के साथ भी एक बहुत ही अच्छा लिंक है। अदर इश्यूज़ को भी मैंने इसमें डिस्कस कर रखे हैं। अदर इश्यूज़ जैसे कि कुछ और अलग इश्यूज़, मिसलेनियस इश्यूज़, कल्चर के साथ ये कैसे लिंक्ड है, और फाइनली ज्योग्राफी के साथ ये कोरोना वायरस का क्या लिंक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला इशू जो कि है, इसका पहला मुख्य आधार कोविड-19 का इकोनॉमी वाला डायमेंशन। अब अर्थनीति को कोविड-19 या कोरोना ने कैसे प्रभावित किया था और इससे रिलेटेड क्या क्या सारी चीज़ें थी। अब इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, इनके अलग अलग वीडियोज़ में आने वाले समय में बनाता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अलग अलग एस्पेक्ट से कोरोना ने कैसे कैसे सबको प्रभावित किया है। इसको मैं सिर्फ हाइलाइट्स के तौर पर अभी बता रहा हूँ। इनको हम लोग डिटेल में बाद में अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इकोनॉमी से कोविड-19 ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, ये देखिए। पहला हो गया हेलीकॉप्टर मनी। ये न्यूज़ में था। हेलीकॉप्टर मनी ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जैसे कि आप गवर्नमेंट एक प्रशासन है, प्रशासन लोगों के खाते में सीधे पैसे डालेगी। इसको हम लोग हेलीकॉप्टर मनी बोल रहे हैं। इसका एक और वीडियो हमें बनाने वाला हूँ। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था बहुत ही मुसीबत में होती है, तो हेलीकॉप्टर मनी जो है ये सीधा एक कॉन्सेप्ट है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, प्रशासन लोगों के खाते में सीधे पैसे डाल देती है ताकि लोगों का जो चीज़ों को डिमांड करने का जो चीज़ों को डिमांड करने लगे और अर्थनीति जो है वो प्रभावित ना हो। उसके बाद केयर्स प्रोग्राम न्यूज़ में था, आप देख सकते हैं। यूरो कोरोना बॉन्ड,
यूरोजोन ने क्या किया, कोरोना बॉन्ड्स निकाले, वो भी न्यूज़ में थे। उसके बाद 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो भी न्यूज़ में था। फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो घटने लगी। ये WTI जो है वो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होते होते कम से कम नेगेटिव में चली गई थी, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इम्यूनिटी पासपोर्ट, ये कॉन्सेप्ट न्यूज़ में था। कोविड-19 रूरल पुअर स्टिमुलस फैसिलिटी, तो जो गांव में जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक स्टिमुलस पैकेज के रिलेटेड गवर्नमेंट या प्रशासन ने कुछ कदम उठाए थे। RBI's कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज, ये एक अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें RBI ने क्या किया था ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, जितने सारे बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स हैं उनको ना कम किया था। तो इस एस्पेक्ट से ये न्यूज़ में था। चलिए, इसके बाद एक और इशू जो न्यूज़ में था वो था, हाँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ में था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्या किया था, 500 मिलियन का एक लोन पैकेज दिया था। तो इसके रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड ये चीज़ें थी। उसके बाद कुछ लॉज ऑन एन और जो एक्ट्स हैं वो सारे न्यूज़ में थे, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कोविड-19 से रिलेटेड, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, मतलब जो बहुत ही अत्यावश्यक चीज़ें होती हैं जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये चीज़ें सारी, इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 उसको वो न्यूज़ में था। एपिडेमिक्स एंड डिजीज़ेस एक्ट 1897 ये न्यूज़ में था। शेड्यूल H1 ड्रग्स, ये जो मलेरिया से रिलेटेड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वाली जो टैबलेट्स थी उनकी सप्लाई जैसे निरंतर जारी रहे, इसके लिए इस ड्रग को क्या किया गया, शेड्यूल H1 के अंडर में डाल दिया गया। इससे होगा ये कि जब लोगों को पता चला कि क्लोरोक्विन टैबलेट से कोरोना ठीक होने के चांसेस हैं, तो लोग दुकानों में लाइन लगाते रहे और मार्केट से ये जो मेडिसिन है वो करीब करीब गायब होने वाली थी। तभी गवर्नमेंट ने क्या किया, ये इस ड्रग को डाल दिया शेड्यूल H1 के अंडर में। इसका मतलब ये है, अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वाली जो मेडिसिन है वो लोग बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं खरीद सकते हैं। एक और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940 ये न्यूज़ में था। सेक्शन 188 ऑफ IPC ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो IAS हो या और कोई पदाधिकारी हो, वो जो भी ऑर्डर्स इशू करेंगे पब्लिक वेलफेयर के लिए वो मानना ज़रूरी होगा। अगर उसको लोग नहीं मानेंगे तो सेक्शन 188 ऑफ IPC 1860 के अंडर में उनको पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 144 आपको पता ही होगा, किसी भी जगह पे कुछ मिनिमम नंबर ऑफ़ लोगों की गैदरिंग को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 144। तो ये हो गया क्या, ये हो गया लॉज एंड एक्ट्स जो न्यूज़ में अभी फ़िलहाल थे। उसके बाद आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। आप देख सकते हैं प्रशासन ने किस किस तरह के कदम उठाए थे या उसके रिलेटेड जो सारे इवेंट्स थे उसको मैंने एक जगह पे क्लब कर दिया है, एक जगह पे लिख लिया है। जैसे कि MP लैड्स फंड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, हर MP को अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं। तो इसमें से पहले तो MPs ने कुछ हैंडफुल अमाउंट ऑफ मनी, जैसे कि किसी ने 2 लाख दिए, किसी ने 20 लाख दिए, तो इससे कुछ काम होने वाला नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने MP लैड्स के अंदर में जो MPs को पैसे दिए जाते हैं उसी को ही एक साथ स्क्रैप कर दिया। मतलब अब से 2 साल तक इनको ये पैसे नहीं मिलेंगे। जो पैसा इनको मिलने वाला था वो सारा चला गया कहाँ पर ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में। चलिए, उसके बाद महात्मा गांधी मनरेगा जिसको हम लोग बोलते हैं वो न्यूज़ में था। लोगों को कम से कम 100 दिन का काम देना, ये इसकी एक प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, सस्ते दाम में लोगों को, जैसे दवाई
मुहैया करवाना इस जन औषधि परियोजना की एक मुख्य विशेषता है। उसके साथ आप ये देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, AYUSH, ये न्यूज़ में था। आयुर्वेद, A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। तो ये जन औषधि परियोजना। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम था PM उज्ज्वला योजना। इसके अंदर जो सारे 8 करोड़ उज्ज्वला कार्ड होल्डर्स हैं उनको फ्री में LPG सिलेंडर्स मिलेंगे, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। चलिए कुछ और चीज़ें, जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, ये न्यूज़ में थे। ये एक ऐसा प्रपोज़ल है जिसमें आम लोग चाहें तो कोविड-19 से मतलब ऐसे कोई आपातकालीन स्थिति में अपने आप को वॉलंटरली ज्वाइन करवा सकते हैं लोगों की मदद के लिए। आई गॉट स्कीम न्यूज़ में था। GISAID ये न्यूज़ में था। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको मैं एक और वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करूँगा। उसके बाद नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ये न्यूज़ में था। समाधान चैलेंज, ये भी न्यूज़ में था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड से जितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उस फंड से पैसा निकाल कर कोरोना के ख़िलाफ़ कुछ बेसिक चीज़ें खरीद सकते हैं, उस पैसे को कोरोना के लिए लगा सकते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की लोगों को इस समय में आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए। जैसे इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए, जैसे कि पहले LPG को फ्री कर दिया गया 3 महीने के लिए। उसके बाद वाला स्टेप क्या लिया गया, लोगों को 5 किलो का अनाज मुफ्त में दिया गया, उसके साथ पल्सेस दाल भी 1 किलो फ्री में दी गई इसके अंडर में। फिर जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो सारे डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं जो कोरोना के ख़िलाफ़ अभी जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया ना, 50 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस स्कीम लाया। तो ये सारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर। चलिए, आयुष्मान भारत योजना, जिसको हम लोग NHPS भी बोलते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। आयुष्मान भारत योजना आप बोलिए या तो मोदी केयर भी बोल सकते हैं आप, इसके अलग अलग नाम हैं। चलिए, USA ने क्या किया, $2.2 ट्रिलियन का एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, वो भी न्यूज़ में था। PM नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, ये जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और भारत का जो पार्टीशन हुआ था, भारत में पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, भारत में बांग्लादेश से लोग आ रहे थे, तो इन लोगों के आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या तो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड उस समय बनाया गया था। चलिए, डियरनेस अलाउंस, आपको पता ही होगा जितने सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स को ये डियरनेस अलाउंस मिलते हैं, जिनको हम लोग शॉर्टकट में DA बोलते हैं। चलिए, उसके बाद कोविड-19 सॉलिडरिटी रिस्पांस फंड, ये भी बना। इमरजेंसी कोविड-19 फंड फॉर सार्क, यहाँ पर ये सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये भी न्यूज़ में था। चलिए, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, ये भी न्यूज़ में था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसमें पूल टेस्टिंग की सुविधा गवर्नमेंट ने क्या की, मुहैया करवाई। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी। और भी चीज़ें थी न्यूज़ में, मैंने सबको एक जगह पे लिख के रखा हुआ है। देखिए, PM केयर्स फंड, ये न्यूज़ में था। कॉमन सर्विस सेंटर्स, मतलब आपको आज के डेट में कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सर्विसेज हैं जैसे राशन कार्ड्स वगैरह बनाना, या तो आपके आधार को अपडेट करना, आपके पैन कार्ड को बनाना, ऐसी कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जो आप कॉमन सर्विस सेंटर्स में जाके अवेल कर सकते हैं। उसके बाद 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये तो एक प्रपोज्ड स्कीम है जिसमें एक्चुअली राशन कार्ड जो है ये देना या जारी करना स्टेट गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अभी हर राशन कार्ड को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर करवाएंगे। तो ये मजबूरी नहीं है, ये एक वॉलंटरी स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रजिस्टर करवा सकती हैं। चलिए, स्पेशल कोरोना फ़ी, ये इशू क्या था,
जितने सारे लिकर शॉप्स हैं, या तो आप ऐसा कह सकते हैं जितना ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया, लगा दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया, एक बेसिक फ़ी लगा दी। कोई भी एक इंसान अगर अल्कोहल ख़रीदता है तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट एमआरपी के ऊपर ज़्यादा देनी पड़ेगी, और वो पैसा कहाँ जाएगा, कोरोना से मुकाबला करने के लिए। चलिए, तो ये हो गया स्पेशल कोरोना फ़ी। उसके बाद गरुड़ पोर्टल, ये न्यूज़ में था। ये पोर्टल क्या है, अब आप देख रहे होंगे जहाँ पर सैनिटेशन वगैरह का काम हो रहा है, आजकल ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं। ये सैनिटेशन के लिए ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं। अगर आप ड्रोन उड़ाते हो तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं ये ऊपर उड़ते उड़ते इतने ऊपर चला जाए जहाँ पर सिविल एयरक्राफ्ट्स वगैरह में जाके टकराए और कहीं कोई नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में गरुड़ पोर्टल क्या करेगा, इनको वो लाइसेंस प्रोवाइड करेगा और उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। सो ये गरुड़ पोर्टल न्यूज़ में था। महाकवच ऐप, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये न्यूज़ में था। स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स, ये भी न्यूज़ में था। ऑपरेशन समुद्र सेतु, वंदे भारत मिशन, जिसमें भारत के बाहर फंसे हुए लोगों को भारत में लाना, ये इन सब का ऑब्जेक्टिव था। इंटरस्टेट माइग्रेंट विमेन वर्कमैन एक्ट 1979, जो सारे अलग अलग स्टेट्स में जाके काम करते हैं। आप देखेंगे हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ से लोग पलायन करते हैं, जैसे आप देखिएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में जाते हैं जो सारे विकसित राज्य हैं। तो उनके लिए एक इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 बनाया गया था। उसके बाद आप एक और चीज़ देखिए, प्राणवायु प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। मिशन सागर, ये भी लॉन्च किया था। चलिए, ये तो हो गई बात किसकी ना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। इसके बाद बात करते हैं, चलिए, बायोलॉजी की। विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या सारी ऐसी चीज़ें थी जो न्यूज़ में थी। चलिए, पहले चालू करते हैं बीसीजी वैक्सीनेशन से। ये वैक्सीनेशन क्या है, बीसीजी किसी एक रोग को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन दी जाती है। तो ये वैक्सीन यूज़ करने से कोरोना को हम लोग कम से कम उसका मुकाबला कर सकते हैं, इसीलिए बीसीजी वैक्सीनेशन को वो न्यूज़ में थी। साइटोकाइन स्टॉर्म, ये हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो क्षमता है, उससे रिलेटेड ये सारी कॉन्सेप्ट्स हैं। हम इसको डिटेल में मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम, जब कभी किसी को कोरोना होता है तो अगर वो एक्सट्रीम केस, मतलब वो थोड़ा सीवियर या सीरियस हो जाता है उसका कंडीशन, तो उसको ना आईसीयू में रखना पड़ता है, और दैट टू अंडर वेंटिलेटर्स। ये तो आपको पता ही होगा। तो एक इंसान को मान लीजिए 1 हफ्ता वेंटिलेटर में रखा गया, अंडर आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा। उसके बाद वो जब डिस्चार्ज होता है तब कम से कम कुछ हफ्तों तक उसमें ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं कि वो चल नहीं पाता है, रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाता है, उसके हाथ पैर स्टिफ हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। चलिए, टाइप्स ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस के बहुत सारे प्रकार हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्लासिकल स्वाइन फीवर, स्वाइन का मतलब होता है पिग, तो इससे रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में थी। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट, ये भी न्यूज़ में था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब ये होता है किस इंसान से एक जगह पे कोरोना ट्रांसमिट हुआ है तो उस इंसान को ट्रेस करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। नोवेल ब्लड प्लाज्मा थेरेपी, इसमें ये होता है, अब मान लीजिए एक इंसान है, ये उस इंसान को हुआ था कोरोना, अब ये कोरोना से वो रिकवर हो चुका है, तो उसके शरीर में ऐसे कौन से एंटीबॉडीज़ क्रिएट हुए हैं जिसके लिए वो रिकवर हुआ, उसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी, इसीलिए वो अपने आप को ठीक कर पाया। तो जब वो ठीक होकर चला जाएगा, उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा, आप अपना ब्लड का एक सैंपल दीजिए। उस सैंपल्स में हम लोग क्या करेंगे, उसमें से जो प्लाज्मा है वो निकाल देंगे और उसको एक पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, सो दैट कि वो इंसान भी ठीक हो पाए।
अगर ऐसे देखेंगे, इस इंसान ने घुमाकर इस इंसान की मदद की है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं नोवेल ब्लड प्लाज्मा थेरेपी। लेकिन ये अभी भी मतलब इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है। इसका इसको हम लोग एक थेरेपी के हिसाब से अभी भी रेकमेंड नहीं कर सकते हैं। चलिए, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स न्यूज़ में था। ये टर्म है बियर बाइल। बियर बाइल, इसको भी कहीं कहीं देखा गया कि बियर बाइल से भी कोरोना ठीक हो सकता है, लेकिन कोई इसका एविडेंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी दिया नहीं है। चलिए, सेप्सिस, ये भी न्यूज़ में था। WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ए पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब हम लोग अगर देखें, ये इसको वैश्विक महामारी बोल रहे हैं। मतलब एक ऐसी बीमारी जिसके चपेट में पूरी दुनिया आ गई हो। ठीक है, चलिए, एक और एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू, ये न्यूज़ में था। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट को इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये इंसान है, ये एनिमल्स हैं जैसे पशु संपदा, और ये हमारा एनवायरनमेंट है। हम लोग ऐसे इनको इंडिविजुअली नहीं देख सकते हैं, हमको इनको कुल मिलाकर एक एंटिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसी को हम लोग वन हेल्थ कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। दैट मतलब इंसानों की हेल्थ, एनवायरनमेंट की हेल्थ, प्राणियों की हेल्थ, ये तीनों एक कॉन्सेप्ट है। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। हर कोई एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। उसके बाद कोरोना स्टेज बाय स्टेज, मतलब आपने देखा होगा कोरोना जब फैलता है तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जब होता है कि कहीं मान लीजिए चाइना से ये कोरोना जो है वो निकला, उसके बाद इंडिया में आके वो एंटर किया, इंडिया में कोई उसको लेके आया, तो ये स्टेज 1 है। जब एक कोई वैश्विक महामारी किसी देश से, जिस देश में उसने पैदा लिया है, उसने जन्म लिया है, वहाँ से किसी और कंट्री में वो ट्रांसमिट होती है या तो फैलती है, उसको स्टेज 1 बोलते हैं। ऐसे स्टेज 2 है, 3 है और 4 है, ऐसे 4 स्टेजेस हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, फ़िलहाल इसको और थोड़ा आगे ले जाते हैं। रैपिड टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर जानना है कि किन को आपके स्टेट के अंदर, आपके कम्युनिटी में किन को कोरोना हुआ है, तो रैपिड टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। कॉन्वाल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी, ये एक और यूनिक थेरेपी है। WHO टैग्स रिस्क ऑफ कोविड-19 वेरी हाई, तो ये भी न्यूज़ में था। कोविड-19 के रिस्क को बहुत ज़्यादा अति के मात्रा में इसको हमको WHO ने इसको उस कैटेगरी में डाला। कोविड स्ट्रेन आइसोलेटेड इन इंडिया। कोविड-19 के बहुत सारे स्ट्रेन हैं। आप देखिए यहाँ पर नोवेल लिखा हुआ है। नोवेल का मतलब ये होता है कि कोरोना वायरस तो ऐसे बहुत पहले डिस्कवर हुआ था, लेकिन अब की बार जो कोरोना वायरस डिस्कवर हुआ है, इसका कोई हिस्टोरिकल लिंक नहीं है। ये बहुत ही नया तरह का एक जीन है। तो इसका ये जो एक स्ट्रेन जो है वो भारत में विकसित हुआ, तो इसके लिए ये न्यूज़ में था। चलिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब आपको पता होगा, लोगों के बीच में जब ये फैलता जाता है कोई भी एक बीमारी। नेक्स्ट, उसके बाद जो न्यूज़ में था वो था हंता वायरस। कोरोना के आने के बाद अभी 1 महीने कम से कम पहले हंता वायरस ये न्यूज़ में था। कोविड टो का मतलब होता है पैर का सबसे बड़ा वाला अंगूठा। तो कोविड टो ऐसा है कि अगर किसी को कोरोना हुआ है तो उनमें से कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं, उनके ना अंगूठे फूलने लगते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं, तो वो उसी के लिए वो न्यूज़ में था। ये भी एक सिम्टम्स है कोरोना का। अतुल्य, ये न्यूज़ में था। ई-कॉव सेंस हुआ। साइलेंट और हैप्पी हाइपोक्सिया। इसमें ये होता है ना, एक इंसान है, एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए क्या ना, ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन की मात्रा एक इंसान के बॉडी में कम हो जाती है तो कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं। जैसे पहले उसको खांसी होती है, उसके बाद उसको अनईजीनेस फील होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग ये फील होती है। तो ये अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। लेकिन अगर उस इंसान को साइलेंट और हैप्पी हाइपोक्सिया हुआ होगा तो उसके बॉडी में, उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। ये सारे सिम्टम्स उसमें नज़र नहीं आते हैं। कभी सडनली वो चोक कर जाता है और मर जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस पेज से जाननी इम्पॉर्टेंट थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है, चलिए देखते हैं। कोविड-19 और नोवेल कोरोना, इस अच्छा टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्या क्या सारे इश्यूज़ थे कोरोना से, चलिए देखते हैं एक वन बाय वन। कलर कोडिंग ऑफ कोविड-19। कलर कोडिंग मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरह के कलर कोडिंग करना कोरोना को जानने के लिए, कलर कोरोना के स्टेजेस को जानने के लिए। चलिए जैसे जोन्स वगैरह हम लोग देखते हैं, कोई भी एक सिटी अगर ग्रीन जोन में है तो उसका मतलब ये बहुत ही सेफ़ जोन है। अगर वो ऑरेंज जोन में है तो मुश्किल थोड़ी ज़्यादा है, और अगर रेड जोन में है तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो ये कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइबो ई मास्क, ये मास्क जो है इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ, ये एक ऐसा मास्क जनरेट किया गया जिसमें अगर कोई बैक्टीरिया है वो अगर मास्क के साथ आके टकराता है तो वो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, इस मास्क में कोई बैटरी जो है वो यूज़ नहीं होती है, बैटरी यूज़ नहीं होती है, लेकिन ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जियो फेंसिंग, जियो फेंसिंग का मतलब होता है एक इंसान के मोबाइल को क्या किया जाता है, ट्रैक करके हम लोग पता कर सकते हैं वो एक पर्टिकुलर जोन के बाहर गया है या नहीं गया है। मतलब आप वर्चुअली एक एरिया में क्या करते हो, मोबाइल टावर्स के थ्रू से एक एरिया को सील कर देते हो, उसको ना एक जियो फेंसिंग में कन्वर्ट कर देते हो। मतलब चारों तरफ बाउंड्रीज हो जाती हैं। कोई भी कोरोना से अफेक्टेड लोग अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो इमीडिएटली पुलिस को उसका अलार्म मिल जाता है। चलिए, सोडियम हाइपोक्लोराइट ये न्यूज़ में क्यों था? अब ये जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, तो हर जगह को सैनिटाइज़ करना इस हैंड सैनिटाइज़र से पॉसिबल नहीं है। तो उसका एक बहुत ही चीप ऑल्टरनेटिव क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। जो सारे सैनिटाइजेशन के लिए स्प्रेयर्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चलिए, आरोग्य सेतु ऐप आपको सबको पता होगा, आपका पर्सनल बॉडीगार्ड, राइट। आरोग्य सेतु ऐप ये जो है ये बेसिकली ब्लूटूथ और RFID टेक्नोलॉजी में काम करता है। तो ये तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है, भारत पढ़े ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये बना था। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB बार बार न्यूज़ में था। किसान रथ ऐप, कोई भी अगर एक फार्मर है वो अपना फार्म प्रोड्यूस जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हुआ वो बेचना चाहता है तो वो किसी एक नंबर पे फ़ोन करेगा अंडर किसान रथ ऐप, और उसको एक गाड़ी मुहैया करवाई जाएगी ताकि वो अपना जो प्रोड्यूस है वो फार्म तक, वो मंडी तक या मार्केट तक पहुंचा पाएगा। सो ये था किसान रथ मोबाइल ऐप। विद्यादान 2.0 ये भी न्यूज़ में था। हाउ सोप हेल्प्स इन टैकलिंग कोविड-19, ये इंपॉर्टेंट इशू था। क्या था, आप सोप यूज़ जब करते हो, हम लोग बोलते हैं साबुन से बार बार हाथ धोना है। साबुन से हाथ धोने से ऐसा क्या होता है कि जो कोरोना है वो हाथ से चला जाता है। ऐसा तो नहीं है कि साबुन से हाथ से धुल के वो बेसिन में चला जाता है तो वो इनफेक्टिव हो जाता है, ये ऐसा नहीं है। ये इसके पीछे एक मैकेनिज़्म है जिससे साबुन से हाथ धोने से कोरोना का डेथ हो जाता है और वो जो है वो हाथ से रिमूव हो जाता है। सो साबुन से हाथ धोने के ऊपर बहुत प्रायोरिटी दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट इज़ UV जर्मिसाइडल रेडिएशन, ये टेक्नोलॉजी न्यूज़ में थी। ध्रुव्स डिफेंस रिसर्च UV सैनिटाइजर्स, ये भी न्यूज़ में थे। स्वस्थ वायु, ये भी न्यूज़ में था। तो ये तो डिस्कस किया हमने टेक्नोलॉजी वाला डायमेंशन। नेक्स्ट चलिए हिस्टोरिकल डायमेंशन को थोड़ा देखते हैं। आप बोलोगे कि कोविड-19 से हिस्ट्री का क्या लिंक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला हुआ वेरियस पैंडेमिक्स एंड हाउ दे हैव इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। आप थोड़ा अगर पीछे जाएँ तो 2009 में ऐसा ही एक सिचुएशन हुआ था जब स्वाइन फ्लू या H1N1 न्यूज़ में था और कुछ ऐसी ही स्थिति थी। भगवान का शुक्र है कि उस समय में ऐसी पोजीशन नहीं थी कि चारों तरफ लॉकडाउन करना पड़े। हमने बहुत ही कम समय में इस H1N1 के ऊपर फतेह हासिल कर ली थी। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे, जैसे ये कंट्री थी जर्मनी या कोई यूरोपियन कंट्री थी, उसमें एक यूरोपियन कंट्री में ऐसा ही एक केस आया था। ये 1912 या 16 में ऐसा कोई केस था, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये हिस्टोरिकल डायमेंशन है। अच्छा, US प्रेसिडेंट ने रिसेंटली बोला
कि चाइना ने जिस तरह से ये वायरस को फैलाया है दुनिया में, वो कम से कम ये जो पर्ल हार्बर अटैक था 1941 का, उससे भी वर्स्ट अटैक ये चाइना ने इस बार किया है। सो पर्ल हार्बर अटैक जो है वो न्यूज़ में था। चलिए इकोलॉजी और एनवायरनमेंट वाला एंगल से क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में थी देखते हैं। NGT एंड कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, मतलब ये जो सारे हैंड ग्लव्स हैं, ये जो सारे PPT किट्स हैं, ये जो सारे सिरिंजेस हैं जो कोविड-19 के पेशेंट्स को यूज़ किए जा रहे हैं, वो यूज़ होने के बाद वो लोग तो डस्टबिन में फेंक देते हैं उसको। डस्टबिन में फेंकने के बाद उनको डिस्पोज कैसे किया जा रहा है? क्या उनको मिट्टी के नीचे दफनाया जा रहा है? क्या उनको जलाया जा रहा है? अगर उनको ऐसे ही हम लोग खुले में छोड़ देंगे, वो तो फिर से वायरस फैलाएंगे, तो कोई मतलब नहीं बनता है उसका। तो ये NGT ने इसके लिए एक गाइडलाइंस इशू की थी। चलिए उसके बाद वाटर क्राइसिस एंड वॉश योर हैंड्स, बार बार बोला जा रहा है कि आप साबुन से हाथ धोइए, ये बार बार बोला जा रहा है। लेकिन जिन जिन एरिया में, भारत में आप देखिए हर जगह पे पानी अवेलेबल नहीं है, तो इस वाटर क्राइसिस में हैंड्स को कैसे सैनिटाइज़ किया जाए, ये एक चैलेंज है। तो इसके लिए ये न्यूज़ में था। चलिए अदर इश्यूज़ में हम देखते हैं। नंबर 1 तबलीगी जमात, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने कोई किसी तरह मतलब इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से इन्होंने क्या किया, बहुत जगह पे कोरोना को फैलाया। उसके बाद निहंग्स, ये जो सिख कम्युनिटी है वो न्यूज़ में थी। डोमेस्टिक वायलेंस, राइट, जब लोगों को बोला गया कि आप घर में रहो, तो दुनिया भर में देखा गया कि लॉकडाउन के पीरियड में विमेन के ऊपर वायलेंस जो है वो बढ़ती गई। तो बहुत सारे केसेस ऐसे पुलिस स्टेशन में रजिस्टर भी किए गए हैं। तो इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस न्यूज़ में था। रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑन कोरोना, आर्मी का जो रोल था कोरोना को इराडिकेट करने के लिए कैसा था। हाउ कोविड-19 स्लिप्ड थ्रू चाइना, चाइना से कैसे निकला ये कोविड-19, ये इसका हिस्टोरिकल पार्ट है। ऑपरेशन संजीवनी, ये क्या था ये देखेंगे हम। उसके बाद कारुना इनिशिएटिव, ये जो IAS ऑफिसर्स हैं उनका एक इनिशिएटिव था। दिल्ली 5T वॉर, दिल्ली गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था। टीम मास्क फोर्स, परोल वर्सेस फरलॉफ, ये एक ऐसा इशू है, ये जुडिशरी से रिलेटेड इशू है। जैसे हमारे यहाँ पर जेल्स हैं, जेल्स में अभी रिसेंटली जो देखा गया, जेल्स आर ओवर क्राउडेड, मतलब इनमें रखने कैदियों, जितने कैदी रह सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा कैदी इसमें अभी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद बहुत सारे कैदियों को परोल में रिहा किया गया। परोल क्या होता है, एक जेलर है, जेलर अगर चाहे तो एक इंसान को, एक कैदी को परोल पे रिहा कर सकता है कंडीशनल बेसिस पे। और उसके साथ फरलॉफ जो है, ये भी एक कैदी का अधिकार है, जिसमें एक जो कैदी है, एक प्रिजनर है, उसको 1 साल में कम से कम 2 हफ्ते, मिनिमम 2 वीक्स उसको दिए जाते हैं। जैसे बच्चों की समर वेकेशंस होती हैं, तो कैदियों की भी एक ऐसा राइट होता है जिसमें वो लोग साल में कम से कम 2 हफ्ते अपने फैमिली के साथ बिताने के लिए उनको छोड़ा जाता है। ये उनका एक राइट है, ये जेलर का डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इसके लिए ये न्यूज़ में था। चलिए आगे देखते हैं और क्या कल्चर के साथ ये कैसे लिंक्ड है। अब आप बोलोगे कोविड का कल्चर के साथ क्या लेना देना है। आपने देखा होगा जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ही यूज़ टू एड्रेस द नेशन, जब भी राष्ट्र के नाम संदेश वो जारी करते हैं, तब वो मुंह में एक तरह का गमछा है वो डाले रखते हैं, गमछे से अपने मुंह को ढकते हैं। वो गमछा जो था वो न्यूज़ में था, आपने देखा होगा। वो जो है वो असम का एक बहुत ही पुराना फैब्रिक है, असम का पुराना ट्रेडिशन है जिसको गामोसा बोलते हैं। सो गामोसा क्या है, इसके 2 वेरिएंट्स हैं, नॉर्मली जो रेगुलरली यूज़ होता है और एक जो गिफ्ट में दिया जाता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए जोग्राफिकल एस्पेक्ट इसका क्या है कोरोना का। फूड क्राइसिस, कोरोना के टाइम में फूड क्राइसिस जो है वो कैसे हुआ है और उसका क्या रेमेडीज़ है, और भारत में कौन कौन से जगह पे किस किस तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, और जो दाल जो है, पल्स जो है वो फ्री में दी जा रही है, ये किस रीजन में किस तरह की पल्स जो है वो फ्री में दी जा रही है, वो देखना इसमें हम लोग देखेंगे। अच्छा, इथानॉल प्रोडक्शन, आपको पता होगा अगर हम लोग शुगर केन है,
शुगर केन को अगर हम लोग गन्ने को अगर हम लोग प्रोसेस करें तो उसमें से शुगर केन जूस निकलता है। तो इसमें से दो तरह के बाई प्रोडक्ट होते हैं। एक तो हो गया बागासेस जो उसका छिलका होता है, गन्ने का छिलका। और जब उस गन्ने के जूस को प्रोसेस किया जाता है, चीनी बन जाती है, उसके बाद एक ब्राउन कलर का एक गाढ़ा लिक्विड निकलता है जिसको हम लोग मोलासेस बोलते हैं, मोलासेस। अब इस मोलासेस को अगर हम लोग फर्मेंटेशन करें तो इसमें से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। अब उस अल्कोहल से हम लोग सैनिटाइज़र बना सकते हैं। इसके लिए ये इथेनॉल प्रोडक्शन को जोर देना, अभी जैसे सैनिटाइज़र्स की ज़रूरत ज़्यादा है। शुगर केन कंपनीज़ जो है, जो सारी शुगर मिल्स हैं, वहाँ पर शुगर तो वैसे ही पड़ी की रह जा रही है, बर्बाद हो रही है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या निकाला गया, शुगर कंपनीज़ जो हैं, शुगर मिल्स, वो क्या करेंगी, उसको शुगर में कन्वर्ट करने के बदले उसमें से अल्कोहल जनरेट करेंगी और सैनिटाइज़र्स वगैरह जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, फाइनली एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यू था, चकमा एंड हाजोंग्स। मणिपुर के पास लगा है बांग्लादेश का बॉर्डर। बांग्लादेश से अब देखोगे ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा नॉर्थ ईस्ट। ये मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो है इस तरफ, यहाँ पर ये बांग्लादेश के बॉर्डर से कुछ ऐतिहासिक कारणों के लिए यहाँ से चकमा एंड हाजोंग रिफ्यूजीज़ जो हैं उनको माइग्रेट करना पड़ा था। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश वाले मानते हैं कि ये लोग तो बाहर वाले लोग हैं, इनको हम लोग रखेंगे नहीं। इसीलिए अब लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको जो राशन का जो चावल या तो दाल देनी थी वो अब इनको नहीं दे रहे हैं। इसके बदले इनको बहुत ही ज़्यादा पैसों में राइस और पल्सेस, ये दोनों ख़रीदने पड़ रहे हैं। तो इनके लिए ये न्यूज़ में थे। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कोरोना से रिलेटेड जितने सारे इश्यूज़ थे उनको मैंने बहुत ही ब्रीफ में इसको मैंने डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस में मैं क्या करूँगा, इन सब को डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। आई विल कम अगेन विथ सिमिलर टाइप्स ऑफ वीडियोज़। और आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।